नमस्कार मेरे नीट वॉरियर्स। जैसा कि हमने बोला था, एक नया बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है नीट ब्लास्टर 2.0। देखो बच्चे, ये जो बैच दिया गया बेसिकली नीट ड्रॉपर के लिए है। लेकिन अगर जो भी बच्चे चाहते हैं कि जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसे पढ़ सकते हैं। जेई मेंस वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बैच का जो लेवल जाने वाला है अप टू जेई मेंस लेवल तक। आज का जो पेपर का जो पैटर्न है, देख रहे हैं जेई मेंस लेवल तक के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम पहले ही इस बैच का जो लेवल बना के रखेंगे वो अप टू जेई मेंस लेवल तक करेंगे। अच्छा, ये मेरा प्रॉमिस रहेगा कि आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे। हम मान के चलते हैं कि आपका 11th 12th जैसे भी किया है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपको उसमें कोई सी भी दिक्कत है तो इस बैच में जरूर दूर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो बच्चे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बेसिकली ये चैप्टर नहीं है, एक तरह से पूरी केमिस्ट्री के छोटे छोटे कंसेप्ट लाके एक साथ रख दिए। भाई आप देखोगे इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसी में आप पढ़ोगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो कई सारे कंसेप्ट, जैसे हमने कहा कि इसी में आप पढ़ेंगे कि भाई मोल कंसेप्ट क्या है, मोल कंसेप्ट। इसी में अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट मेजरमेंट इसी में परसेंटेज एनालिसिस लिसिस ऑफ कंपाउंड्स, कंसंट्रेशन टर्म्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। अच्छा, इसका क्या है कि कई बच्चों के लिए ये चैप्टर बड़ा खतरनाक साबित होता है। क्या होता है, कैलकुलेशन, जैसे ही कैलकुलेशन आती है हालत खराब हो जाती है। नहीं बच्चे, कैलकुलेशन से डरना नहीं है। आप डर डर के कब तक काम करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें बिल्कुल बेसिक पॉइंट से लेते हैं। देखो क्या क्या टॉपिक हम चाहते हैं जो कवर हो आज की डेट में। वो है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, डायमेंशनल एनालिसिस। देखो सारे छोटे छोटे पॉइंट कवर करेंगे। देखिए पहला पॉइंट आता है कि टॉपिक दिया गया मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। बच्चे जहां पर हमें लगेगा कि नहीं इसे और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना है और लिखाना है तो वहां लिखाएंगे। जहां मुझे लगेगा कि नहीं ये जस्ट समझाना है, क्वेश्चन नहीं आते इनसे, तो वहां पर जस्ट समझाएंगे। जैसे मैं कहूँ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सबसे पहले बात करते हैं मैटर क्या है। तो मैटर क्या है बेटा? मैटर इज एनीथिंग having mass, occupy space and felt by any of our five senses। मतलब 5 सेंस ऑर्गन के द्वारा सेंस किया जा सके, इसे बोलते हैं मैटर। जैसे अगर मैं आपको मैटर, हमने बताया कि भाई हमने लिख दिया है मैटर, तो इसका एग्जाम्पल देखिए बच्चे। कुछ भी है, लोग बोलते हैं पेन, प्लास्टिक, पेपर, अरे कुछ भी बोलो भाई। स्वीट डिश बोलो, काजू कतली बोलो, रसगुल्ला बोलो, बर्फी बोलो, समोसा बोलो, ऑल आर मैटर। समोसा, ठीक है, पानी पूरी, पानी पूरी, ठीक है, मोमोज, मोमोज। क्या स्पेलिंग नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूं ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये मैटर है। जो भी आप देखते हो ना कि कई बार निकलते हैं स्वीट हलवाई की दुकान से, अरे बोला गर्मा गर्म समोसे की खुशबू आ रही, किसने फील किया? नाक ने सूंघ लिया। अरे भाई, एनी ऑफ 5 सेंस ऑर्गन से जो फील किया जा सके वो मैटर है। कोई चीज देखते हैं वो भी मैटर है, कोई सुनते हैं वो भी मैटर है। मैटर के बारे में, मैटर को क्लासिफाई किया गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करें कि भाई फिजिकल क्लासिफिकेशन लेते हैं तो हमारे पास में आता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। देखिए सॉलिड क्या है? जिसका वॉल्यूम
और शेप दोनों डेफिनेट है। आप बोल सकते हैं वॉल्यूम एंड शेप बोथ डेफिनेट, डेफिनेट। अच्छा लिक्विड के बारे में, अच्छा एग्जांपल देखिए, पेन प्लस पेन हो गया, कॉपी हो गया, जो भी दिख रहा है जिसका, जैसे इस पेन को लिया हमने, इस रूम से दूसरे रूम पर लेके जाएं, इसका वॉल्यूम सपोज 20 ml है, दूसरे रूम पर भी लेके जाएंगे तो वॉल्यूम 20 ml रहेगा। शेप अगर सिलेंड्रिकल है तो शेप अभी भी सिलेंड्रिकल रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चे? तो ये मैटर है। और अगर मैं बात करूं वॉल्यूम और शेप, ये डेफिनेट रहेगा। अच्छा लिक्विड के बारे में खास बात क्या है कि जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट है। मतलब अगर आप 20 ml लिक्विड लिया है, जैसे 20 ml, सपोज हमने एक गिलास पानी लिया, 200 ml वाटर, एक गिलास पानी को ग्लास में रखा हुआ तो उसका शेप सिलेंड्रिकल है। अगर छोटे से मटके में डाल दो तो उसका शेप स्फेरिकल हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बच्चे? तो इसका मतलब शेप जो होगा वो होगा इनडेफिनेट, इनडेफिनिट। क्लियर है? गैस के बारे में बात करते हैं। गैस के बारे में देखो क्या बोला जाता है बेटा, गैस का वॉल्यूम और शेप दोनों ही इंडेफिनिट है। मतलब अगर गैस को 10 लीटर के कंटेनर में रख दो तो वॉल्यूम 10 लीटर, और कंटेनर अगर क्यूबिकल है तो शेप क्यूबिकल, कंटेनर स्फेरिकल है तो शेप स्फेरिकल। मतलब क्या होगा, वॉल्यूम भी इंडेफिनिट है और शेप भी इंडेफिनिट है। एक रूम में परफ्यूम की बोतल ओपन कर दो तो रूम में हर जगह स्मेल आएगी। क्या होगी? हर जगह स्मेल आएगी। गर्मा गर्म जलेबियां आ गई अगर रूम में तो जलेबियों की खुशबू पूरे रूम में फैल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? कहीं ना कहीं खाने पीने के भी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं ताकि आपके मुंह में पानी आता रहे, राइट? तो जो गैस है वो सारा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेती है जो आप दिया जा रहा है, और शेप वही ऑक्युपाई करती है जिस कंटेनर में कंटेन किया गया है, जो कंटेनर का शेप है। ठीक है? अब आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में आता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में जैसे हमने क्या कर लिया, मतलब एक ही टाइप का कंपाउंड होना चाहिए, एक ही टाइप का एलिमेंट होना चाहिए, तो आता है एलिमेंट एंड कंपाउंड। जैसे हमने ले लिया प्योर गोल्ड, बोलते हैं ना गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, तो यहां पर सिर्फ गोल्ड ही प्रेजेंट होगा। प्योर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के एटम ही प्रेजेंट होंगे, तो दैट इज, आप बोल सकते हैं AU, AG, प्लैटिनम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। अच्छा कंपाउंड के बारे में क्या बताया गया बेटा? कंपाउंड के बारे में बताया गया कि जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड कैसा होगा, दैट इज, जैसे हमने लिख दिया H2O, HNO3 एटसेट्रा। मतलब कंपाउंड प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, कोई मिक्स, कोई अदर सब्सटेंस नहीं प्रेजेंट है, तो उसे प्योर सब्सटेंस कंपाउंड हो जाता है। अब आता है होमोजीनियस मिक्सचर। अब आता है मिक्सचर के बारे में बात करते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे हमने शुगर को पानी में डाला, डिसॉल्व कर दिया, अब शुगर पकड़ के निकालने की कोशिश करोगे नहीं मिलेगा। ये मिक्सचर ना होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब है कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहेगा। अगर कंपोजिशन चाहे जितने भी सैंपल निकाल लो तो वो कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस के बारे में बात करें, जैसे हमने अल्कोहल प्लस वाटर लिख दिया है, अल्कोहल प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये जो मिक्सचर बनेगा ये होमोजीनियस बनेगा। हेट्रोजीनियस में क्या कंपोजिशन क्या रहेगा, डिस्टर्ब। आप कभी भी सैंपल टेस्ट करो, हर बार कंपोजिशन डिफरेंट। फॉर एग्जांपल सेंड, सेंड प्लस सॉल्ट मिक्स कर दो, सेंड और सॉल्ट को मिक्स कर दो, सेंड प्लस वाटर को मिक्स कर दो, सेंड प्लस वाटर, ये कैसा कंपोजिशन हो जाएगा, हेट्रोजीनियस कंपोजिशन। पानी में सेंड, रेता, रेता मिला दो तो आपको क्या लगेगा, वहां पर ऐसा फील होगा कि थोड़ी देर में ऐसा मिक्स होता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन हाथ से क्या कर सकते हैं, रेते को उठा सकते हैं। क्लियर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो एक जस्ट क्लासिफिकेशन बताया गया, इंट्रोडक्शन दिया गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का। क्लियर? चलिए, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज का कुछ मेजरमेंट करते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई हमें मास भी मेजर करना है, मास, हमें मेजर करना है वॉल्यूम, हमें मेजर करना है डिस्टेंस। अब आप समझ गए होंगे ये चैप्टर कितने बेसिक लेवल पर चल रहा है। अमाउंट, अमाउंट मेजर करना है, कितने बेसिक लेवल पे चल रहा है, बिल्कुल छोटी छोटी बातों से लेकर हमने उठाया हुआ है ताकि हर बेसिक पॉइंट कवर हो। तो क्या क्या हम बात करते हैं, जैसे मास को मेजर करते हैं, कुछ बेसिक क्वांटिटी उन्हें याद रखिए। जैसे मैं कहूँ लेंथ, लेंथ का अगर मेजरमेंट करते हैं सिंबल होता है एल, और एसआई यूनिट में जो यूनिट होती है दैट इज मीटर। क्या होती है? अच्छा, एसआई यूनिट और नॉर्मल यूनिट में क्या डिफरेंस है बच्चे? एसआई यूनिट वो यूनिट होते हैं जो बहुत यूनिक होते हैं, जिनसे अदर यूनिट ड्राइव होती है, उनसे वो किसी से ड्राइव नहीं होते हैं। तो लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर, सिंबल आप यूज करते हैं एसआई यूनिट में दैट इज एम। ठीक है, ऐसे मास के बारे में सिंबल यूज करते हैं एम, और जबकि यूनिट का सिंबल होता है किलोग्राम। क्या यूज करते हैं बेटा? किलोग्राम। ठीक है, ऐसी टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड हो गया, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर हो गया। और यहां से टेम्परेचर केल्विन में यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, जिसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल लिखा जाता है, इसका एक सिंबल होता है MOL। और लाइट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, कैंडेला, और इसका सिंबल होता है CD। ठीक है, तो हमने एक साथ एक टेबल फॉर्मेट में ये रखा हुआ है। ओके बच्चे, कुछ कन्वर्जन फैक्टर है जो आपको आने चाहिए, जो बार बार परेशान करते हैं, जिनको मैंने एक साथ रखा हुआ है। अच्छा, है तो कई सारे, लेकिन आप देख रहे होगे कलर में डिफरेंस हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो कॉमनली यूज होते हैं, जो कभी कभार पूछे जाते हैं, उनके बारे में लिखा है। जैसे मैंने लिखा है फेम्टो 10⁻⁻15, सिंबल होता है F। पिको 10⁻⁻12, नैनो 10⁻⁻9, माइक्रो 10⁻⁻6। ये जो येलो कलर वाले हमने मेंशन किए हैं बेटा, ये यूजफुल है, तो इनको जरूर रिकॉल करिए। अप टू टेरा बोलते हैं ना, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलो, एक्टो, डेका, सारे सिंबल दिए गए। एक बार रिकॉल करिए, जस्ट रीड आउट करिए कि अगर पूछे जाए तो आप आंसर दे सको। मास, वेट और वॉल्यूम, मास और वेट के बारे में, अरे देखो भाई, मास जो होता है, अगर मैं बात करूं, मास को M से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? M से। और इसका यूनिट केजी लेते हैं, ग्राम में भी लेते हैं, CGS सिस्टम में ग्राम में भी यूज करते हैं, मिलीग्राम में भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से। अच्छा, वेट क्या होगा? वेट, वेट, ये फिजिक्स में जाइए, वेट W=mg। लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज, M क्या है? मास, और G है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब ये फिजिक्स में यूज होता है, अपने यहाँ केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर, जैसे जैसे हम बोल देते हैं ना मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, उसमें जी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, मास और वेट एक ही लेते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम कई बार क्या होता है, हम मीटर क्यूब, जो यूनिट यूज करते हैं मीटर क्यूब, लीटर, और ml, ml कोई सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, इनमें यूज करते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो कितना बेसिक लेवल पे चल रहा है मामला। ठीक है, कुछ कन्वर्जन है। टेम्परेचर, टेम्परेचर कन्वर्जन क्या है बेटा? ये फॉर्मूला याद रखेगा। एक केल्विन को कन्वर्ट करना है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो दैट इज केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये एग्जैक्ट डेटा है, लेकिन जनरली हम 273 से ऐड कर देते हैं। और हमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन चाहिए, तो ये फॉर्मूला दिया गया, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9F-32। तो कोई सा भी कन्वर्जन अगर करना है तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करेगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चे? अच्छा, कुछ देखो थर्मामीटर भी दिया गया है, सुनिए। कुछ केल्विन, जैसे मैं केल्विन स्केल में देखो, हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसका टेम्परेचर, जो घर में थर्मामीटर यूज होते हैं, उनका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। तो ये जो ह्यूमन बॉडी है, उसका 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर होता है।
क्लियर है। और वही डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और वही अगर केल्विन में देखेंगे तो 310 केल्विन होता है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और ये 298 केल्विन लेते हैं। जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में देखेंगे 273.15 केल्विन, और फ्रीजिंग पॉइंट अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हो गया। तो ये कन्वर्जन दिया गया है बेटा, ठीक है बच्चे। कुछ कन्वर्जन दिया गया, कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इंटू 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इंटू क्या करेंगे बच्चे, ये हमारे कन्वर्ट करना है दैट इज डिग्री सेल्सियस में। क्लियर हो गया कि नहीं। तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दैट इज C/5 F माइनस 32/9 यूज करेंगे। क्लियर है। कन्वर्ट क्या है, F कितना दिया गया 59, तो हमने लिखा C/5, F का वैल्यू दिया है 59 माइनस 32/9। अच्छा 59 माइनस 32, तो बचेगा कितना, अगर इसको चेक करेंगे इट इज 7, और यहां से 2, और डिवाइडेड बाई 9, तो 9 3s आर 27, तो C कितना हो जाएगा, दैट इज 3 जा 9 3 जा, तो 3 इंटू 5 दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। बच्चे आंसर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी मेजरमेंट के साथ कुछ चीजें और लेते हैं हम। आता है प्रेशर एंड इट्स यूनिट। हमारी देखो प्रेशर कौन कौन सी, बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कलेक्ट करके लिखे हैं, जो आप परेशान हो जाते हो, कन्वर्जन सारे एक साथ है, वो कहां पर है। देखो 1 एटमॉस्फेयर और इनके इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं, 1 एटमॉस्फेयर 760, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 एटमॉस्फेयर 760 mmHg, 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर, 1 एटमॉस्फेयर 101325 पास्कल। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 1 एटमॉस्फेयर को 1.01325 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल, या फिर 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, और ये बार में भी रिप्रेजेंट करते हैं, लगभग वही रहता है। तो 1 एटमॉस्फेयर को लगभग में सॉल्व करना पड़े, लगभग में सॉल्व करना पड़े, तो हम लिख देते हैं इट इज 10 टू दी पावर 5 पास्कल। क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट किया है। अच्छा 1 एटमॉस्फेयर, तो हमने ये 1 एटमॉस्फेयर, अच्छा 1 एटमॉस्फेयर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, दैट इज आल्सो 10 टू दी पावर 5 पास्कल। अच्छा 1 बार, अब इसी को पास्कल, यहां से देखो हम क्या यूज करेंगे, 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार ऑलमोस्ट 10 टू दी पावर 5 पास्कल है। 1 किलो पास्कल दिया गया, दैट इज 1000 पास्कल। तो बच्चे ये चीज देखिए, मैंने एक साथ कई सारी यूनिट लिख रखी है, हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो 1 टॉर के बारे में पास्कल में लिख दिया, सेंटीमीटर ऑफ एचजीयू, सारे कन्वर्जन यूनिट लिखे हुए। ठीक है बेटा। प्रेशर में देखो और भी, और सिंपल तरीके से बता दें, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 760 mmHg, 760 टॉर, 1.011 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल, इट इज किलो पास्कल और इट इज वार। ठीक है, ये सारे कन्वर्जन हमने लिखे हैं। ठीक है, तो इन कन्वर्जन को देखिए, जब जरूरत पड़े तो इनका यूज करेगा। ठीक है, बेसिक पॉइंट है। क्या बोला गया, एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, बट एज अल्टीट्यूड इंक्रीज, बच्चे क्या होता है, हाइट पे जाते हैं तो हाइट पे जाने पर प्रेशर डिक्रीज करता है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रेशर डिक्रीजेस एट अल्टीट्यूड। आप बोलेंगे कि प्रेशर जो हमारा क्या करेगा बच्चे, प्रेशर डिक्रीजेस। क्लियर हो गया ये पॉइंट। कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखें, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या क्या है। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं वो है, देखो बैरोमीटर, बैरोमीटर, ये मरकरी बैरोमीटर है। कौन सा बैरोमीटर है बेटा, मरकरी बैरोमीटर।
कहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में यूज होता है, ठीक है। वेदर इंक्रीजिंग मेट्रोपॉलिस मतलब एप्लीकेंट है और इनका यूज करते हैं एमएमएचजी और एटमॉस्फेयर के टर्म में। एक टर्म आता है मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर। इंपॉर्टेंट क्या है, ये मेजर करता है, दैट इज मेजरमेंट में जो हम यूज करते हैं बच्चे, वो कौन सा, बेसिकली ये यूज करते हैं हम, दैट इज प्रेशर ऑफ इनक्लोज गैसेस। किसी कंटेनर में गैस प्रेजेंट है, उसको हम क्या करते हैं, मैनोमीटर से मेजर करते हैं। एक टर्म आता है प्रेशर गेज, ये क्या होता है, रिलेटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने में यूज होता है। आपने देखा होगा कि टायर वगैरह के लिए एक छोटा सा हाथ में लेकर ये प्रेशर गेज लेकर क्या करते हैं, टायर को प्रेशर मेजर करते हैं। वैक्यूम गेज, प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर है तो हम इसका यूज करते हैं, टॉर और पास्कल यूनिट होती है। एक आता है वर्डन गेज, ये बेसिकली क्या ना, ये हाई प्रेशर के मेजर में यूज होता है, हाई प्रेशर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड, इनके लिए यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं बच्चे। देखो बेटा, बेसिकली क्या है, जैसे ये नोट्स लिख रहे हैं जितना भी है, ये सारे के सारे पीडीएफ के फॉर्म में हमारे ऐप पर कलेक्ट होंगे। आपको जस्ट क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक रहेगा, हमने इसमें एक बैच ही क्रिएट कर दिया है। तो जो भी बच्चे इस YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए एक फैसिलिटी है, वो जाकर ऐप को डाउनलोड करें, उस लिंक पे क्लिक करते ही और उसमें सारी डिटेल भरोगे तो आप डायरेक्ट बैच में इंटर कर जाओगे। उस बैच में इसका पूरा जो स्टडी मटेरियल है उसकी हार्ड कॉपी वहां प्रेजेंट रहेगी, सॉफ्ट कॉपी वहां प्रेजेंट रहेगी स्टडी मटेरियल की। वहीं पर हम जो प्रैक्टिस के लिए होमवर्क देंगे वो भी वहां प्रेजेंट रहेगा, उसी में टेस्ट भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। एक देखिए क्वेश्चन दिया गया, कन्वर्ट टू एटमॉस्फेयर इनटू सेंटीमीटर ऑफ एचजी। बेटा 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 760 mmHg, that is 76 centimeter of Hg. तो 2 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 2 into 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, क्लियर, Hg। तो क्या हो जाएगा 76, आंसर हो जाएगा 152 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ओके। चलिए बच्चे, अब हम पढ़ते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जिसमें टर्म आता है एक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। बोलते हैं ना वैल्यू बड़ी प्रिसाइज है, बड़ी एक्यूरेट है। जैसे कोई भी मेजर करते हैं ना, सुन लीजिए, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रीसीजन का मतलब है क्लोजनेस। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे एक लेंथ है 10 मीटर की, उसको मेजर कर रहे हैं। आप 2-3 क्या एग्जैक्ट मेजर कर पाएंगे, कुछ ना कुछ मिलीमीटर का एरर रहेगा। तो क्या होता है, अगर मैं कहूं कि लेंथ को मेजर किया और उसकी जो वैल्यू एक्सपेरिमेंट करें, 2-3 मेजरमेंट ले रहे हैं ताकि हमारा करेक्टनेस आ जाए, करेक्ट मेजरमेंट सही हो जाए। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट करें, अगर उनकी वैल्यूज आपस में क्लोज है तो उसे बोलते हैं प्रीसाइज वैल्यू। क्लोजनेस, प्रीसीजन मींस क्लोजनेस, प्रीसाइज, प्रीसाइज वैल्यू। पॉइंट समझ में आ रहा है। और एक्यूरेसी का मतलब है जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके नियर बाई है, उसके बराबर है, तो एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी रिफर्स टू हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, कितना क्लोज है, ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है, उसे हम बोलते हैं एक्यूरेसी। जबकि प्रीसीजन रिफर्स हाउ क्लोज द रिपीटेड मेजरमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कितना क्लोज है, और ये एक्यूरेट एक्चुअल वैल्यू के साथ कितना क्लोज है। इट इंडिकेट द करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट, ये रिप्रेजेंट करता है कि मेजरमेंट कितना करेक्टनेस है, डिपेंड्स मेनली ऑन सिस्टमैटिक एरर्स। और ये क्या इंडिकेट करता है, कंसिस्टेंसी और रिपीटेडली मेजरमेंट डिपेंड्स
मेनली ऑन रैंडम एरर्स, ये रैंडम एरर्स पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, यहां पर जैसे एक गेम दिखाया गया हुआ है कि एक होता है ना, ये पिन मारने वाला गेम होता है, कार्डबोर्ड लगा होता है। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, जैसे एरो मार रहे हैं, ये एरो जब भाई टारगेट तो रेड वाला पोर्शन है, जब एरो मारे गए तो ये एरो क्या हो रहा है कि इस रेड पोर्शन से बहुत दूर है, तो साथ साथ में अलग अलग है। तो इसका मतलब एक्यूरेसी ना के बराबर, एक्यूरेसी तो है ही नहीं, रेड के आसपास भी नहीं है, तो लो एक्यूरेसी। प्री सीजन, अरे भाई दूर दूर भी है, तो ये कैसे है, प्री सीजन भी लो है, लो एक्यूरेसी लो प्री सीजन। अच्छा, जब दूसरी बार गेम किया गया तो देखो रेड पोर्शन जो टारगेट है उससे दूर है, लेकिन ये अपने आसपास ही है, तो इसका मतलब एक्यूरेसी तो कम है, लेकिन हाई प्रिसीजन, वहीं जाकर वो टकरा रहे हैं, नियर बाई बिल्कुल टकरा रहे हैं। तो दीज आर हाई प्रिसाइज, मतलब प्रिसीजन हाई है, एक्यूरेसी क्या है, कम है। अच्छा, इसमें देखो क्या हो रहा है कि ये जो रेड पोर्शन उसके नियर बाई टकरा रहे हैं, नियर बाई टकरा रहे हैं, लेकिन वो आपस में दूर दूर है। रेड पोर्शन जो टारगेट है उसके नियर बाई टकरा रहे हैं, आपस में दूर दूर है, तो बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी फिर भी ठीक है, नियर बाई वैल्यू है, लेकिन प्रीसीजन अभी भी ज्यादा है, दूर दूर है आपस में, तो बोलेंगे इट इज लो प्रीसीजन बट हाई एक्यूरेसी। इस वाले पॉइंट पर चेक करिएगा, तीनों जाके टारगेट पर हिट कर रहे हैं, तीनों जाके, तो मतलब हाई एक्यूरेसी, और टारगेट पे तीनों ही हिट कर रहे हैं, इसका मतलब प्रीसीजन भी हाई है, हाई एक्यूरेशन एंड हाई प्रीसीजन। आई थिंक क्लियर हुआ सभी को। और भी देखिए, जैसा एक मेजरमेंट है कि स्टूडेंट ने मेजर किया, एक डिस्टेंस है, मेजरमेंट ऑफ ये एक डिस्टेंस सपोज मेजर किया गया, वैल्यू ग्राम में मेजर किया गया है, तो मेजरमेंट इन ग्राम, और ये वैल्यू मेजरमेंट है 2 ग्राम के लिए, मेजरमेंट ऑफ 2 ग्राम सब्सटेंस। ठीक है, स्टूडेंट ए ने एक्सपेरिमेंट किया, स्टूडेंट ए ने एक्सपेरिमेंट किया, तो 2 एक्सपेरिमेंट, एक में चेक किया 1.95 आया, 1.93 वैल्यू आई, क्या आई, 1.95 और 1.93। अच्छा, इसका एवरेज चेक करें, ये 1.94 आ रहा है, 93 94 95 93 ये आसपास वैल्यू है, और एवरेज आ रहा है 94, तो बेटा ये क्या है, प्रिसाइज वैल्यू, ये क्या है, प्रिसाइज, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट, ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। अगर मैं स्टूडेंट बी के बारे में बात करूं, तो इनका देखो ये 1.94 और 2.05, तो ना तो प्रिसाइज है, और इनका एवरेज आ रहा है 1.995, 1.995। तो आप बोल सकते हो कि ये जो वैल्यू आ रही है बेटा 1.995, मतलब टूर के नियर बाई जा रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो रही है बच्चे, ये नॉर प्रीसाइज, प्रीसाइज नहीं है, या लो प्रीसीजन, लो प्रीसीजन, प्रीसीजन, लो प्रीसीजन, हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। ठीक है, और इस वाले में चेक करिए, ये देखो नियर बाई भी है, मतलब हाई प्रीसीजन, प्रीसीजन, और जो मेजरमेंट करना था 2, उसके पास भी है, एवरेज 2 आ रहा है, तो हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, मतलब प्रीसाइज वैल्यू का मतलब है नियर बाई होना, और एक्यूरेट का वैल्यू है कि एग्जैक्ट वैल्यू के नियर बाई होना। ठीक है, ये पॉइंट, तो पहला वाला क्या हो गया, प्रीसीजन, प्रीसाइज तो है लेकिन लो एक्यूरेसी है, नॉट एक्यूरेट है। यहां पर क्या हो रहा है, लो प्रीसीजन है, दूर दूर है, लेकिन एक्यूरेसी रिलेटिवली ज्यादा है। यहां पर क्या हो रहा है, एक्यूरेसी भी अच्छी है और प्रीसीजन भी अच्छा है। ओके, अब आता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन फॉर्मेट होता है x इंटू 10 टू द पावर n।
जो x का वैल्यू रहता है 1 to 10 के बीच में रहता है, 1 to 10 इन बिटवीन आप लिख दो, इन बिटवीन 1 to 10। ठीक है, जैसे हमने लिखा 78000, इसको आप लिख सकते हो 7.8 इंटू 10 to the power 4, 32357, इसको लिख सकते हैं 2.357 इंटू 10 to the power 4। क्लियर हो गया। तो ये जो वैल्यू है ये बच्चे 1 से 10 के बीच में आ रही है, और n क्या है, कोई भी पावर है आपका, 4 3 2 जो भी पावर आ रहा है n के टर्म में आ रहा है। ओके, तो ये साइंटिफिक नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन। देखो, डेसिमल को राइट से लेफ्ट लेके आते हैं तो पावर बढ़ती है, और डेसिमल को लेफ्ट टू राइट लेके आते हैं तो पावर डिक्रीज होती है। जैसे मैं लिखूं 0.00083, इसको लिखना है इट इज इक्वल्स टू, डेसिमल पॉइंट कहां से जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 पॉइंट जा रहा है, तो आप लिखोगे 8.3 इंटू 10 to the power -4, -4। क्लियर हो गया। तो ये साइंटिफिक नोटेशन। ओके, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, जैसे लिख देता है ना कि 4.937, इसको डेसिमल के 2 पॉइंट तक राउंडिंग ऑफ करो तो 4.94 लिख देता है। इसके लिए भी रूल दिए गए, थोड़ा सा रूल देख लीजिएगा। क्या रूल दिया गया, देखो बच्चे, क्या रूल, इफ द राइट मोस्ट डिजिट रिमूव्ड इज मोर देन 5, अगर ये वैल्यू मोर देन 5 है, कितनी है बेटा, मोर देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाई 1। जैसे हमने लिखा 1.386, और हमें डेसिमल की 2 डिजिट तक रिजल्ट चाहिए, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 1.39। क्या लिख सकते हैं, जैसे एक और एग्जांपल देखिएगा, हमने लिखा 2.648, और हमें डेसिमल के 2 पॉइंट तक रिजल्ट चाहिए, तो आप लिखोगे 2.65। क्लियर। तो रूल नंबर 1, इफ राइट मोड डिजिट इज ग्रेटर देन 5 तो प्रीसीडिंग डिजिट में एक ऐड करते हैं। फिर से देखिए, दूसरा रूल, राइट मोड डिजिट रिमूव करना है इज लेस देन 5, 5 से कम है तो जानते हो प्रीसीडिंग डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इन्होंने लिखा 4.334, तो इसको 2 डिजिट तक कवर करना है, तो क्या हो जाएगा 4.33। फिर से देखो 8.753, 2 डिजिट तक कवर करना है तो क्या हो जाएगा 8.75। क्या ये बात क्लियर हो रही है। 3 को कोई वैल्यू नहीं देते, राउंडिंग ऑफ में प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स सेम। ओके, फिर से आता है, अब आता है कि अगर राइट मोस्ट डिजिट, सुनिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट मोस्ट डिजिट इज, राइट मोस्ट डिजिट इज 5, ए पॉइंट, preceding digit is odd number, then add 1 in preceding digit ऐड कर दो, यही तो बोला है इंक्रीज बाई 1। क्या लिखा है, इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज नॉट चेंज इफ एन इवन नंबर बट इट इज इंक्रीज बाई 1 इफ ऑड नंबर। मतलब हमने लिखा 2.335, तो इसको लिख सकते हैं 2.34। बी पॉइंट यहीं पर, राइट मोस्ट डिजिट, इफ राइट मोस्ट डिजिट इज क्या है, लेस देन, राइट मोस्ट डिजिट इज इक्वल्स टू 5 एंड प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन नंबर
तो कोई चेंज नहीं करोगे, 2 नो चेंज, नो चेंज, 2.445, इसको लिखेंगे 2.44, क्या लिखेंगे 2.44। क्या ये बात क्लियर हो रही, क्या ये समझ में आ रही है? ओके, तो ये राउंडिंग ऑफ का रूल है, किसका रूल है? राउंडिंग ऑफ। तो बच्चे आता है आगे टॉपिक दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? अब आप देख रहे होंगे कि जितना बेसिक पॉइंट हम एक लेक्चर में खत्म करेंगे, ताकि अगले लेक्चर में बाकायदा लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मोल कंसेप्ट वगैरह हम डिस्कस कर सके। देखो क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली क्या है? द डिजिट गिव मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट और कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैं बात करूं कि एक एग्जांपल लिया कि इन दिस केस 12.30, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी है, 0 भी है। टोटल कितने फिगर आ गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। कितने फिगर आ गए? 4 सिग्निफिकेंट। यही तो हमें सीखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करें। ओके, तो चलिए इनके रूल के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट दिया गया, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, जैसे एक एग्जांपल दिया कि भाई 285, तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर जो बनेगा दैट इज 28283, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। क्लियर है कि नहीं? सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए? 3 होगा। ठीक है, जितने भी नॉन जीरो, 0.2537, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो बन जाएगा दीज आर 4। तो बोला गया ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, रूल नंबर 1। क्या बोला गया? जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, first non-zero digit are not significant, such as zero indicated by position of decimal point, decimal point। और अगर इसी में बोला गया, देखो ये हमारे पास में क्या है? 0.003, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 0.00522 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब हम लिखे 0.0303, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो रहे हैं दैट इज 1। 0.0052 सिग्निफिकेंट फिगर हो रहा है 2। 0.000983 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है 3। मतलब क्या हो रहा है कि जीरो प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉट जीरो डिजिट, ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कैसे हो जाएंगे? ये जीरो, ये वाले जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, बाकी नॉन जीरो कैसे रहेंगे? सिग्निफिकेंट। क्लियर? फिर से देखिए, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, जैसे हमने लिख दिया 1009 सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 4। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो भी जीरो आएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये वाला देखो 2005, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने फिगर्स हो गए बच्चे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? इस तरह से हम लिखे 2.0037, तो बताइए सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स टू कितने हो गए? 1 2 3 4 5। आंसर आ गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, जीरो एट द एंड ऑफ राइट ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट। इस रूल को समझिए, ध्यान से समझिएगा कि जीरो, जितने भी जीरो एट द एंड ऑफ राइट नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन राइट मोस्ट डेसिमल पॉइंट। जैसे हमने लिखा है 0.200। अब बच्चे डेसिमल पॉइंट मतलब हमने लिखा 0.200, तो ये जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो एस एफ इक्वल, अच्छा ये नहीं काउंट होगा, तो क्या हो जाएगा? दो तो है ही, एस एफ इक्वल टू दीज आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, अगर कोई डेसिमल नहीं है, मतलब अगर मैं लिखूं 100, कोई डेसिमल ही नहीं है, तो जो टर्मिनल वाले जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरो आएंगे
वो भी नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरो आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर जो हो जाएगा दैट इज 1, यानी कि अब ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चे? अब जैसे और भी एग्जांपल ले लिया, हमने लिखा कि 1.0 इंटू 10 टू द पावर 1.0। देखो अब आप चेक करो 1.0 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2। 1.00 सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3। तो बेटा क्या बोला जाता है कि सिग्निफिकेंट फिगर ये बताता है कि जो डेसिमल के बाद जीरो आते हैं, नॉन जीरो डिजिट के बाद जो डेसिमल के बाद जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट हो गया। फिर और दिया गया काउंटिंग द ऑब्जेक्ट। काउंटिंग में, अच्छा काउंटिंग में एरर नहीं होता है। जैसे आपका कि भाई 20 बुक्स हैं तो आराम से ना आप गिन दोगे 20 बुक्स में, क्या कंफ्यूजन? अरे भाई नोटों की गड्डियां गिनी जाती हैं, बोलता है कि 500 की गड्डी है गिनो, कोई काउंटिंग में एरर नहीं होता है। सही बताया ना? अगर आपको बोला दिया जाए कि भाई आप ये 500 के नोट हैं गिनो और अपने पास रख लो, तो बच्चे मैं बता दूं आपका वो फोकस होगा कि आपसे एरर होगी नहीं, काउंटिंग कर रहे हैं बढ़िया। तो जानते हो फोकस पे याद आया कि आपको इसी टाइप का फोकस चाहिए कि जब आप नोट गिनते हैं और उस टाइम पर जो फोकस होता है। क्लियर? तो ये पॉइंट दिया गया काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, एग्जांपल 2 बॉल 20 एग वगैरह इनफाइनाइट। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? सपोज मैंने कहा 20 बुक्स, तो क्या 20 बुक्स को ऐसे लिख सकते हैं 20.0? 20.0। तो अब बताइए 20.0 ये वाला जीरो, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, ये वाला 2 सिग्निफिकेंट है। दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जो भी जीरो आ जाएगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो जानते हो इसके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा एस एफ इक्वल्स टू 3। और ऐसे ही अगर मैं इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 20.00, तो एस एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। बेटा ऐसे तो 20 को कितना ही लिख सकते हो, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जितने भी जीरो है वो सारे के सारे किसमें शामिल होते चले जाएंगे, सिग्निफिकेंट में। इसीलिए बोला जाता है सिग्निफिकेंट ऑफ 10 फॉर सच थिंग्स आर काउंटेड एज इनफाइनाइट। इसे इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हो, ये सिग्निफिकेंट के बारे में बताया गया। क्लियर हुआ कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल कुछ साइंटिफिक नोटेशन, कुछ क्वेश्चन देखिए। फॉर ए नंबर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन a into 10 to the power x, x is not significant। अच्छा ये x सिग्निफिकेंट बिल्कुल सही है बेटा, जो सिग्निफिकेंट होता है वो इसमें निकालते हैं। जैसे 1.235 इंटू 10 टू द पावर 4, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है एस एफ वो सिर्फ और सिर्फ इसमें निकाला जाएगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 मतलब 4 सिग्निफिकेंट होगा। 2.30 into 10 to the power 7 significant figure 1 2 3 it is equals to 3। क्लियर हो गया? ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये वाला सही है। फॉर ए नंबर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन ए, एक्स इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। यस सही है। क्वेश्चन दिया गया था नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस। अब ये देखो हमारे पास 340 ये सिग्निफिकेंट हो गया, ये वाला नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट एस एफ, एस एफ। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए 3। क्लियर? क्वेश्चन देखिए द टू स्टूडेंट परफॉर्म ए सेम एक्सपेरिमेंट separately, each one of them recorded reading mass and given correct below। क्या दिया गया? रीडिंग ऑफ मास इज 3 ग्राम। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा मार्क द करेक्ट ऑप्शन। देखो क्या किया है ए और बी, इनका एक्सपेरिमेंट फर्स्ट इसमें दिया गया है, रीडिंग दिया गया है, ए के एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकंड दिया गया। ये स्टूडेंट यहां लिखा होना चाहिए, स्टूडेंट, स्टूडेंट। और ये रीडिंग्स है। फर्स्ट रीडिंग ये हमारे पास है, फर्स्ट रीडिंग फर्स्ट, और ये सेकेंड। ये 3.01 2.99 बच्चे, 3.01 और 2.99 अगर आप इसका एवरेज लोगे, एवरेज
एवरेज आएगा, इट इज 3.01, 3.01 प्लस 2.99/2, ये 3 एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 3 एवरेज। तो आप एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो रही है बेटा? दिस वैल्यू आर, ये देखो किसके, 3 के नियर बाई है। तो ये वैल्यू क्या बोलेंगे कि रिजल्ट ए का जो रिजल्ट है ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। और बी के बारे में बात करेंगे तो 3.05 और 2.95 काफी डिफरेंस आ रहा है, काफी डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है बेटा 3 से भी दूर है और 2.95, ये ना तो प्रिसाइज को रिप्रेजेंट करता है और ना ही एक्यूरेट को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में जो क्या क्या हो सकते हैं, रिजल्ट द स्टूडेंट बी आर बोथ क्या क्या है, बोथ स्टूडेंट आर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। बोथ, पहला देखिए, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रीसाइज एंड एक्यूरेट। बेटा ए वाला प्रीसाइज एंड एक्यूरेट है, बी वाला क्या है, आर नाइदर प्रीसाइज नॉर एक्यूरेट। अगर बी का एवरेज चेक करो, बोथ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रीसाइज एंड एक्यूरेट, तो बेटा बी के बारे में बात करें तो हमारे क्या हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर नाइदर प्रीसाइज नॉर एक्यूरेट, और रिजल्ट ऑफ बेस्ट क्या है, अच्छा बेटा क्या हो रहा है, रिजल्ट ऑफ ए आर बोथ, क्या लिखा हुआ है कि बोथ प्रीसाइज एंड एक्यूरेट, ये प्रीसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, ये प्रीसाइज नहीं है लेकिन एक्यूरेसी, प्रीसाइज भी नहीं है और एक्यूरेसी, क्या लिखा है, स्टूडेंट बी आर नाइदर प्रीसाइज नॉर एक्यूरेट। लेकिन अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्या आ रहा है, 3 के आ रहा है, 2. ये 3.05, 2.95, तो आंसर क्या होना चाहिए, रिजल्ट ऑफ ए, ये स्टूडेंट। फिर से देखिए, तो कुछ वैल्यू दिया, अब आता है एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बच्चे देखो ये वैल्यू ऐड कर रहे हैं। एडिशन का सिंपल सा तरीका, जब आप ऐड कर लो तो डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट आने चाहिए जितना किसी की वैल्यू के में लीस्ट वैल्यू आती। जैसे यहां से देखो 118.0 लीस्ट डिजिट, लीस्ट डेसिमल के बाद ये लीस्ट है, तो जो रिजल्ट आएगा बेटा वो लीस्ट आना चाहिए। द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ ओरिजिनल नंबर, जो भी ओरिजिनल नंबर है। तो यहां से जैसे here 18.0 has only one digit after decimal point and the result should be reported only up to one digit of decimal point which is, क्या करोगे, जैसे which is 31.1। जैसे मैं एग्जांपल दूसरा देता हूं ताकि आपको चीजें और क्लियर से, हमने लिखा 2.1, 3.76 और इसको ऐड कर रहे हैं बेटा, तो ये आ गया 6 और 8 और ये 5। अब आप देखो लीस्ट डिजिट किसके पास है, 2.1 के पास लीस्ट डिजिट है, मतलब आंसर हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट चाहिए। तो थोड़ा करिए राउंड ऑफ, क्या करिए, 6 को 8 तक, 1 डेसिमल तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो क्या लिखोगे, 5.8 की जगह क्या हो जाएगा, 9, तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 5.9। क्लियर? यही केस एडिशन में चलता है और यही केस सब्ट्रैक्शन में चलता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, देखो सिंपल मैं बता दूं, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, जो भी डेटा दिया जाता है जब आप मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने लिखा 2.224 और 1.1, इसका सिग्निफिकेंट फिगर SF इक्वल्स टू है 2 और इसका सिग्निफिकेंट फिगर SF इक्वल्स टू है 4। आंसर जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाले डेटा से आंसर मैच करना चाहिए। तो कैसे मैच कराओगे, यहां से देखो 11 ऐसे मल्टीप्लाई, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 और 4 26, 11 2 जा 22 और 2 24, 11 2 जा 22 और 2 24। डेसिमल के कितने पॉइंट, 1 2 3, 1 2 3, यहां से 4,
क्या करना है, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट ये, 4 पॉइंट। तो ये जो वैल्यू आ रही है बेटा 2.4464। अब आंसर जो, अच्छा अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होना चाहिए। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, 5। तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये राउंडिंग ऑफ करना है। 4 की वजह से 6 पर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, राउंडिंग ऑफ 2.446। 4 की वजह से राउंडिंग ऑफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 6 की वजह से राउंडिंग ऑफ में 2.45, एक डिजिट बढ़ गया। अच्छा 5 की वजह से राउंडिंग ऑफ में, यहां से देखो 2.45 है, 4 एक इवन नंबर है, तो क्या बताएंगे, दैट इज 2.4। तो राउंडिंग ऑफ करने में क्या आ जाएगा, 2.4। तो जो फाइनल आंसर होगा वो 2.4 होगा। मतलब मल्टीप्लाई और डिवीजन में हमारे पास जो एक डेटा जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वही रखना है। तो हम उसको राउंडिंग ऑफ करते करते क्या करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला, लीस्ट एसएफ, ये एसएफ तक लेकर जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा बच्चे 2.4। जैसे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, एक क्वेश्चन इसमें स्लाइड नंबर 36 एक ऐड करते हैं। जैसे हमने लिखा 1.9 इंटू 3.778 इंटू 4.527 इंटू 4.32। इसका बोला गया है द नंबर ऑफ, क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन आंसर, आंसर तो क्या होना चाहिए। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, कुछ भी करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें सिग्निफिकेंट लीस्ट, लीस्ट एस एफ इक्वल्स टू 2। आंसर क्या होना चाहिए, 2। जो मल्टीप्लाई या डिवीजन में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला फिगर है वही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में आना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं। जैसे फिर से एक एग्जांपल दे दो, 2.97 डिवाइडेड बाई 4.929 और इंटू 11.775। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है एस एफ इक्वल्स टू 3, यहाँ एस एफ इक्वल्स टू 5 और ये एस एफ इक्वल्स टू 4। तो बोला गया फाइनल आंसर हैज सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स टू 3। कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए बच्चे, 3 होना चाहिए फाइनल आंसर के पास में, सिग्निफिकेंट फिगर 3। फिर से देखिए, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं डेसिमल के बाद। अब देखो ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, सारे जीरो सिग्निफिकेंट हो गए, तो आंसर आ जाएगा 8। क्लियर। एक्सप्रेस बच्चे ये आपको सॉल्व करना है, एक तरह से होमवर्क है, इनको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, तो ये सारे एक्सप्रेस करके दिए गए, आप ट्राई करेंगे। ओके, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर, तो ये आंसर भी दिए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर भी दिए हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ये सारे केसेस दिए गए। फिर से देखो, राउंडिंग ऑफ के डेटा दिए गए हैं, क्वेश्चन में वैल्यू दिए गए, आप राउंडिंग ऑफ निकालेंगे। ये देखो क्वेश्चन दिए गए, अगर आप स्लाइड चेक करेंगे, ये डेटा भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे। अब आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है, छोटे छोटे पॉइंट है, इसको कवर करते हैं, और ये आई थिंक चैप्टर का हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा, सॉरी आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट रहेगा। 1808 में थ्योरी प्रोवाइड की गई थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहता है एटम, एटम का मतलब है एटम मींस ए प्लस टम,
नॉट कटेबल, जिसको कट ना किया जा सके, नॉट डिविजिबल, तोड़ा ना जा सके, यही एटम है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टेट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी, छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। इसकी थ्योरी दी गई, ऑल मैटर्स आर मेड अप स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता केमिकल रिएक्शन में। ऑल एटम्स ऑफ वन, एक एलिमेंट है उसके सारे एटम सेम होंगे, जैसे हाइड्रोजन सारे एटम सेम, क्लोरीन सारे एटम सेम, सबका सेम रहेगा। और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब सिंपल होल नंबर में कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर बनाता है H2O। ऐसा नहीं है कि 3.5 H और O के फॉर्म में कंबाइन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सिंपल रेशियो, 1 ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम, एक H2O बना रहे हैं। In a chemical reaction, atoms are only rearranged. They are neither created or not destroyed. ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस है। एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल, दे कंटेन इलेक्ट्रॉन। भाई जब बाद में पता चला इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां से आए, तो ये थ्योरी फेल हो गई। क्यों? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर भरे पड़े हैं, तोड़ेंगे तो ये निकलेंगे। ओके, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल, क्योंकि यहाँ आइसोटोप का कंसेप्ट आ चुका था, तो फिर भाई मास तो डिफरेंट हो जाएंगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप कौन कौन से? इट इज 1H1, 1H2 और 1H3, 3 आइसोटोप। क्लियर है? ऐसे ही बताया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम नंबर आइसोबार्स, सेम मास नंबर हो सकता है। द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन इंटरनल स्ट्रक्चर, कोई बारे में नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताता, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कोई बात नहीं करती ये थ्योरी। एक्चुअली दी भी कब गई थी? 1808 में। ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। ये थ्योरी 1808 से लेकर 1832 तक चली, जब तक कि इसकी थ्योरी को रिजेक्ट नहीं किया गया। माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट दिया गया बच्चे। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करिएगा। और ये पॉइंट हो गया बेटा। आज हमने ढेर सारी चीजें पढ़ी, वो चीजें जो बेसिक थी। फिर से मैं बता दूं, ये सारा जो हमने आज लिखा है वो पीडीएफ के फॉर्म में हमारे ऐप में मिलेगा। हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, उस ऐप को डाउनलोड करेंगे। डायरेक्ट जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, आपकी क्लास जो है उसका नाम है नीट ब्लास्टर वर्जन 2.0 में आप इंटर कर जाएंगे, मतलब आप उसके रेगुलर मेंबर बन जाएंगे। और जैसे जैसे ये नोट्स चलते जाएंगे, आप वहां पहुंचते जाएंगे और सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। वीडियो लेक्चर तो ऑब्वियसली यूट्यूब पे अवेलेबल हो ही जाएगा, नोट्स वहां पर अवेलेबल होंगे, वहां पर प्रैक्टिस सेशन के लिए क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, और वहीं पर आपको टेस्ट कंडक्ट करने कराए जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वही कंसेप्ट, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और अपने दोस्तों को भर भर के बताइए कि भाई केमिस्ट्री की क्लास यहाँ शुरू हो गई है और यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में। ओके, ऑल द बेस्ट। और आप लोग क्लास में आए तो इसके लिए एक बड़ा सा थैंक यू तो बनता है, तो हम एक बड़ा सा थैंक यू लिखते हैं कि भाई